जैसा कि हम लोग अपने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स आते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको ये वीडियो में समझने में आसानी होगी, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इन सब प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो को तो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड मात्र 3 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 74 जो कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के स्टेटस के बारे में बात करता है, देन आर्टिकल 75 जो इनके अपॉइंटमेंट और बाकी के ओथ से लेके इनके अलाउंसेज और सैलरी वगैरह के बारे में बात करता है, और देन आर्टिकल 78 जो ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। तो आज हम इन्हीं आर्टिकल्स को एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो भारत में किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद पे ना हो। और तीसरी बात ये कि वो किसी भी हाउस से हो सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो जिस भी हाउस से है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, जो कि आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। आर्टिकल 75 के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है, और इसके बाद प्रेसिडेंट की सुझाव पे बाकी सारे मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट की जाती है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, लेकिन प्रथा ये है, व्यवस्था ये है कि प्रेसिडेंट बहुमत प्राप्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इनवाइट करता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट कर सकता है जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी होती है। और अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट, इनके ओथ या शपथ, सैलरी और इनके टर्म की। अगर शपथ की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर 2 तरह की शपथ लेता है। पहली उसके ऑफिस के बारे में होती है और दूसरी उसकी गोपनीयता के बारे में होती है। ऑफिस के अंडर में प्राइम मिनिस्टर अपने पद की गरिमा, संविधान में आस्था, उसको प्रमोट और कंजर्व करने के उद्देश्य से शपथ लेता है, और गोपनीयता के बारे में वो अपने जो कार्यकाल के दौरान जो यूनियन एक मिनिस्टर होने के नाते जो उसको बातें पता चलती हैं वो किसी के भी समक्ष ना प्रकट करने की शपथ लेता है। अगर टर्म की बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में इसका कोई स्पेशल प्रोविज़न कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन यह बताया गया है कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही अपना पद धारण कर सकते हैं, यानी एक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वो अपना पद धारण करेंगे। अगर अब बात की जाए सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर की तो प्राइम मिनिस्टर को वो सारी सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सब सुविधाएं मुहैया होती हैं जो कि एक पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, दूसरा है लेजिस्लेचर से रिलेटेड, और तीसरा है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड पावर्स की बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एडवाइस देता है, उनको सुझाव देता है। दूसरी बात, वो उनके विभागों का वितरण करता है। तीसरी बात, वो सारे मिनिस्टर्स को डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और बाकी एडवाइस दे सकता है जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने से ज़रूरी होती हैं। और चौथी बात, वो मिनिस्टर से रेजिग्नेशन लेटर मांग सकता है या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे के उनको बर्खास्त करवा सकता है। और सबसे लास्ट बात ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो अपने रेजिग्नेशन के साथ साथ वो सारे मिनिस्टर्स के पोस्ट को कोलैप्स करा सकता है। बात करते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर्स के मामले में, तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक बातचीत का माध्यम बनता है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर उस काउंसिल से रिलेटेड सारे जो रेजोल्यूशंस हैं, जो सारे ऑर्डर्स हैं, उन सब के बारे में प्रेसिडेंट को अवगत कराता रहता है। और अगर प्रेसिडेंट किसी भी स्पेशल मैटर पे कुछ उनसे एडवाइस मांगता है या फिर उनका रिपोर्ट मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर ही उन्हें अवेलेबल कराता है। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को इन सब हाई ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट में एडवाइस देता है, रिकमेंड करता है। तो अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का लेजिस्लेशन से रिलेशन। तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है
कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करके लोकसभा को बर्खास्त करा सकता है, पूरे लोकसभा को भंग करा सकता है। दूसरा पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के संबंध से रिलेटेड चीज़ों पे एडवाइस देता है। और तीसरा पॉइंट ये कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करता है उनको। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग और इंटर स्टेट काउंसिल जैसी कई सारी बॉडीज़ का चेयरपर्सन और उसका मेंबर होता है। इसके अलावा वो अपने पॉलिटिकल पार्टी का एक मुख्य नेता होता है, एक स्पोक पर्सन होता है। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर विदेशों के साथ संबंधों के सिलसिले में एक मुख्य चेहरा, मेन फेस होता है। और अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड पावर्स इन आर्टिकल्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 74 में इन मिनिस्टर्स के स्टेटस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 75 में इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर और ओथ से रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। और उसके बाद आर्टिकल 88 में इनके लेजिस्लेचर से रिलेटेड राइट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिनका हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होगा। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इस्टेब्लिशमेंट की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। देन प्राइम मिनिस्टर्स की तरह ये मिनिस्टर्स भी अपने ऑफिस की और अपने गोपनीयता की शपथ लेते हैं और इनके सैलरी के मामले में सारा कुछ निर्धारण पार्लियामेंट करता है। इसके अलावा आर्टिकल 88 में मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में अपनी बातों को बोलने की और सारी मीटिंग्स में भाग लेने की, साथ में कुछ मैटर्स में वोट करने का राइट भी मिला हुआ है। और अब बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। ऐसा प्रोविजन सेटअप किया गया है कि मिनिस्टर्स सिंक टुगेदर एंड स्विम टुगेदर, ये साथ में तैरते हैं और साथ में डूब भी जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति के कृत्य के लिए कि सबको सजा भुगतनी पड़ सकती है। और इसी वजह से भले किसी एक मिनिस्टर की बाकी काउंसिल के साथ ना बनती हो, उनका ओपिनियन सेम ना हो, लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए इन्हें उनकी सहमति में अपनी सहमति मिलानी पड़ती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में ये प्रोविज़न सेटअप किया गया है कि अगर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का रिजोल्यूशन आता है तो इन सारे मिनिस्टर्स को एक साथ रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। इसके बाद एक अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ में प्रेसिडेंट को देती है वो बाइंडिंग इन नेचर है या बाइंडिंग नहीं है। तो इस मामले में 42nd एंड 44th अमेंडमेंट के बाद यह इस्टेब्लिश हो गया है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देंगे वो बाइंडिंग इन नेचर होंगे। आई होप आपको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड ये सारे प्रोविजन समझ में आए होंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।